ओके सो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। इन द प्रीवियस लेक्चर वी कवर द इनलाइन स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन। तो आज देखेंगे कि जो हमारे पास ये जो होते हैं मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन वो और इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन जो होते हैं उनमें क्या मेजर डिफरेंस है और जो है इनमें क्या चेंजेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मल्टी स्टेटमेंट वैल्यू फंक्शन जो आपके पास बॉडी होती है उसके अंदर मोर देन वन स्टेटमेंट हो सकती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इज रिटन फ्रॉम द फंक्शन दैट कैन बी डिफाइंड बाय अस। तो इनलाइन में क्या था कि इनलाइन में जो है वो हम जो है टेबल स्ट्रक्चर पास नहीं कर सकते थे, बट मल्टी स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर पास कर सकते हैं जो हमने खुद डिफाइन किया है। दिस इज द बेसिक सिंटेक्स फॉर मेकिंग दिस multi-statement table value function. Like we will write create function name. Here we will type all the parameters we need, then we return table variable @table वेरिएबल टेबल। उसके बाद कॉलम डेफिनेशन, यानी हम क्या कर रहे थे कि जब हम इनलाइन यूज़ कर रहे थे तो उसमें हम डायरेक्ट टेबल रिटर्न कर रहे थे, बट यहाँ पर हम टेबल का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस स्ट्रक्चर में डेटा चाहिए टेबल से। इन केस ऑफ मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन एसक्यूएल सर्वर वी नीड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल बीइंग रिटर्न। तो अगर आपके पास क्या है कि इन केस ऑफ टेबल वैल्यू फंक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ टेबल बीइंग यूज, यानी जो भी टेबल का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है उसका आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन देना है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो इन द केस ऑफ मल्टी स्टेटमेंट वैल्यू, अच्छा चलें यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ इसको सेव, और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, बट ये कह रहा है कि हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल पहले से मौजूद है। तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि मैं नई डेटाबेस बना लेता हूँ और उसके अंदर हम ये काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा भाई क्रिएट डेटाबेस, उसका नाम दे देते हैं A1। ये हमारे पास डेटाबेस बन गई। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से एग्जीक्यूट, और यहाँ पर A1 के नाम से जो डेटाबेस आ रही होगी इसको यहाँ पर बिठा लेते हैं। उसके बाद हमने कहा ये जो डिपार्टमेंट का टेबल है इसके अंदर क्या क्या होगा। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर हमने डिफाइन तो किया हुआ है कि आपके पास आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं आईडी की, और यहाँ पर आके हम एम्प्लॉय का डेटा पास कर रहे हैं। तो हमने कुछ ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पर इंसर्ट करवाए हैं तो उन एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखें सब लाइन्स पे एरर दे रहा है, वो सब लाइन्स पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अननोन ऑब्जेक्ट टाइप डिपार्टमेंट यूज इन अ क्रिएट। तो यहाँ पर हमने टेबल बनाया है, सब कुछ किया है। अच्छा लेट मी सी के क्या हमारे पास डेटाबेस में यहाँ पर कुछ ऐड हुआ है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर A1 के नाम से डेटाबेस आई है, बट उसके अंदर कोई टेबल अभी नहीं बना है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ से इसको सिलेक्शन नहीं दी हुई थी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर बुला है अननोन ऑब्जेक्ट टाइप यूज इन क्रिएट। तो यहाँ पर ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है, क्रिएट डिपार्टमेंट टेबल। ओके दिस इज दी ओके मैंने इसको ओपन कर दिया था, बट ये क्या था, हमारे पास कमेंट था। तो अब कमेंट हटाया और अब एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा। सो बेसिकली हमने दो टेबल्स बनाए, एक डिपार्टमेंट का, अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो जो डिपार्टमेंट मेरे पास मौजूद होंगे। तो मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास डिपार्टमेंट्स आ गए। इसी तरीके से मैं इस क्वेरी को करता हूँ कॉपी, और अब हम यहाँ पर एम्प्लॉय का डेटा देख लेते हैं। यहाँ आपने जिस नाम से यहाँ पर रखा है, यूज़र्स रखा है, तो आप वो पास करेंगे। मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय पास किया, और इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैंने क्या किया, अपने साथ एग्जीक्यूट करके रन कराया। तो अब मेरे पास सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय से कुछ डेटा नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेटा तो मौजूद है, बट डेटा क्यों नहीं आ रहा। ओके सो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर ये आई थिंक सो एक्स्ट्रा लग गया है। यहाँ पर ये आई थिंक सो कॉमा नहीं लगा हुआ,
जिसका इशू आ रहा था, तो हमने यहाँ पर कॉमा ऐड करी हर एक रिकॉर्ड के बाद। यहाँ पर ये एक कोड गलत आ रहा था, इसका प्रॉब्लम था। यहाँ पर हमारे पास डबल सिंगल कोड नहीं लगी हुई, तो उसको ऐड करने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब फाइनली इंसर्ट कराते हैं एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। तो भाई एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमने एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ पर बोला अच्छा ठीक है, इनकरेक्ट सिंटेक्स इंसर्ट, ओके। सो यहाँ पर कॉमा नहीं आएगी, कॉमा हमने उस वजह से दे दी थी, तो कॉमा करते हैं रिमूव। कॉमा रिमूव करने के बाद अब सिर्फ इतना पार्ट, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय का जो टेबल है वो क्रिएट हो चुका है, तो अब हम उसके अंदर पॉपुलेट कर रहे हैं, वैल्यूज़ पास कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी ऐड हो गए, और अब हम यहाँ से जाके एम्प्लॉयज़ का डेटा देखते हैं, तो हमारे पास ये सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आ रहा है। अब हमें यहाँ पर करना है क्या है कि हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखना चाह रहे हैं। कौन सा फंक्शन? हमारा मल्टी टेबल जो हमारे पास है वो वाला फंक्शन। तो अब हम फंक्शन लिखेंगे और फिर उस फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब हम फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन क्रिएट, उसके बाद मैंने यहाँ पर आके लिखा फंक्शन क्रिएट फंक्शन, और मैंने नाम दे दिया mf, और मैंने कह दिया गेट एम्प्लॉयज़। तो मैंने यहाँ से पास कर दिया गेट, उसके बाद मैंने लिख दिया गेट एम्प्लॉयज़। तो ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया गेट एम्प्लॉयज़। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर आके लिखना है रिटर्न्स टेबल। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न्स टेबल, तो यहाँ पर आके मैंने लिखा टेबल। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एज रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर हम क्या पास करेंगे, इस रिटर्न के अंदर हम पास करेंगे, अच्छा देखें अभी जो है वो हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर एक फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन लिख रहे हैं ये कौन सा, इनलाइन वाला है। तो इनलाइन में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम क्या करते हैं, इनलाइन में सिंपली हम टेबल रिटर्न कर देते हैं। तो हमने कहा रिटर्न क्या करना है, हमने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, तो ये हमने एम्प्लॉय पास कर दिया, और उसके बाद हमने रिटर्न के बाद इसको यहाँ से बंद कर दिया। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को मैं एक बार रन करके देखता हूँ, तो हमारे पास कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। और अगर मैं इस फंक्शन को अभी रन भी करता हूँ, तो इस फंक्शन को हमने बोला सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने कहा mf गेट एम्प्लॉयज़, और मैंने यहाँ पे कहा पेस्ट किया, और इसको मैंने यहाँ से रन किया। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट एम्प्लॉयज़ का डेटा आ रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं इसी फंक्शन को हम विद दी हेल्प ऑफ मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन के थ्रू बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आके हम लिखेंगे क्रिएट के बाद हमारे पास आएगा फंक्शन क्रिएट फंक्शन, और क्रिएट फंक्शन के बाद व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर आके हम लिखेंगे कोई भी नाम दे देंगे। जैसे मैंने mf दिया था तो mf1, और मैंने यहाँ पर आके बोल दिया गेट एम्प्लॉयज़, या लिख दिया गेट एम्प्लॉयज़। अब इस गेट एम्प्लॉयज़ के बाद ये हमारा मेथड बन गया। अब इस मेथड को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न्स कर रहे हैं। तो हमने कहा रिटर्न्स @टेबल इक्वल्स टू और टेबल, उसके बाद हमने लिखा टेबल के बाद हमने यहाँ पर आईडी पास कर दी इंटीजर। उसके बाद हमने कहा भाई यहाँ पर हमें जो है वो नेम पास किया, हमने नेम वाचार। उसके बाद हमने यहाँ पर पास किया DOB डेट, और ये पास करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर लिखेंगे एज के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बिगिन, और इस बिगिन के अंदर हम अपनी कोडिंग देंगे। तो हमने कहा भाई क्या कर दो, इंसर्ट इनटू @टेबल और उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट, और यहाँ पर आके हमने कहा सेलेक्ट ID कॉमा नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा कॉमा देके हमने कर दी कास्टिंग क्या की है कि हमने DOB जो हमारे पास फील्ड है उसको डेट की तरह ऑब्जर्व किया है, तो यहाँ पर हमने उसको कास्टिंग कर दी। और यहाँ पर आके हम बोल देते हैं फ्रॉम। अब यहाँ पे हमें टेबल का नाम देना है, तो हमारे पास टेबल का नाम है एम्प्लॉय, तो वो हमने यहाँ से पास कर दिया। और उसके बाद जब हमने एम्प्लॉय पास कर दिया, उसके बाद यहाँ पे
हमें रिटर्न करना है रिटर्न के बाद हम लिख देंगे एंड। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक मल्टी वैल्यू फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसको क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको करना है सेव। तो हम यहाँ से आते हैं, इसको करते हैं सेव। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है, इसको देखते हैं ये एरर क्या आ रहा है। तो varchar में हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं नेम के अंदर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे n varchar और n varchar यहाँ पर हम पास करेंगे 20। तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ 20। तो ये आपके पास करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया है एक्यूरेटली। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारे पास ये है कि अब हमें इसको फंक्शन को करना है कॉल। तो इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट की स्टेटमेंट, और सेलेक्ट की स्टेटमेंट के बाद हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, उसके बाद हमने कहा mf1 गेट एम्प्लॉइज। तो ये हमारा फंक्शन है mf1 वाला। तो इसको हमने यहाँ से एग्जीक्यूट करवाना है, तो इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट पे जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास आईडी, नेम और डेट ऑफ बर्थ, यानी हमारे पास अब रेलेवेंट डेटा आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन बना के रख दिया है, और इसकी फंक्शन की टाइप क्या है, वो क्या है, मकसद फंक्शन के वर्क करने का तरीका क्या है कि ये मल्टी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर कहलाता है। आपके जो भी आपके पास यहाँ पे यूज़ होता है इंफॉर्मेशन, उसके लिए मल्टी टेबल इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको सिंगल टेबल से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप सिंगल वाले को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दी इनलाइन एंड मल्टी स्टेटमेंट। तो हमारे पास जो इनलाइन टेबल फंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, द रिटर्न क्लास कैन नॉट कंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो रिटर्न क्लास के अंदर आप स्ट्रक्चर ऑफ टेबल पास नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर हम टेबल का स्ट्रक्चर भी पास कर देते हैं कि varchar की कितनी वैल्यू है, डेट पे क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम जब इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर नहीं होता। जबकि हमारे पास जब मल्टी स्टेटमेंट टेबल वैल्यू फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन जो है वो उसके अंदर हमारे पास बिगिन और एंड के ब्लॉक नहीं होते, जबकि हमारे पास आपका जो मल्टी स्टेटमेंट होता है उसमें बिगिन और एंड दोनों के आपके पास जो है यहाँ पे फंक्शन मौजूद होते हैं। इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन आर बेटर फॉर परफॉर्मेंस। तो आपके पास जो इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से बेटर देन है मल्टी स्टेटमेंट के। सो इफ द गिवन टास्क कैन बी अचीव यूजिंग एन इनलाइन टेबल, तो यानी आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा टास्क आता है जिसको आप टेबल पे या जावास्क्रिप्ट या किसी के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो then it is always preferred to use inline table value function over the multi-statement value function. Reason for better performance: internally SQL Server treats an inline table value function much like a view. तो internally आपका जो SQL Server है वो क्या करता है, inline table function को view की तरह ट्रीट करता है और मल्टी टेबल वैल्यू फंक्शन को स्टोर प्रोसीजर की तरह ट्रीट करता है। इट इज़ पॉसिबल टू अपडेट द अंडरलाइंग डेटाबेस टेबल यूजिंग द इनलाइन टेबल वैल्यू फंक्शन, यानी आपके पास ये भी पॉसिबल है कि आप अपडेट कर सकते हैं यूजिंग दी, बट आपके पास यहाँ पर देखें ये जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इनलाइन टेबल वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, उसके थ्रू डेटाबेस को अपडेट कर सकते हैं, बट अगर आप जो है वो मल्टी स्टेटमेंट के अंदर जो है वो डेटा को स्ट्रक्चर को अपडेट नहीं कर सकते। तो ये तरीका है जिस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉल कर सकते हैं, और अगर आपने अपडेट करना है यूजिंग दिस फंक्शन तो आप यहाँ पे अपडेट की कमांड को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो आज की इस क्लास के अंदर हमने सीखा कि मल्टी वैल्यूड जो है वो आपके पास एसक्यूएल सर्वर के अंदर फंक्शन कैसे बनते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और उसको एक एग्जांपल के थ्रू हमने सॉल्व करने की कोशिश करी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।